नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ और आज का ये वीडियो हमारी सामान्य स्ट्रेटजी सीरीज से थोड़ा अलग है। आज हम न तो पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं, न ही सीसेट कैसे पढ़ना है, पेपर की मार्किंग स्कीम कैसी होती है, इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर गंभीर अभ्यर्थी को कभी न कभी अपने आप से पूछना जरूर चाहिए। सवाल ये है कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ, और उससे भी बड़ा सवाल, अच्छा रैंक लाने के बावजूद क्या एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए आप में वो गुण हैं जो एक अच्छे अधिकारी में होने चाहिए। दोस्तों, हर साल हजारों अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करते हैं। सबकी अलग अलग रैंक आती है, कोई रैंक 4 पे है, कोई 400 पे है, लेकिन रैंक केवल ये तय करती है कि आपको कौन सी सर्विसेज मिलेगी, कौन सा कैडर मिलेगा। रैंक ये तय नहीं करती कि आप कैसे अधिकारी बनेंगे। मैंने अपने वर्षों के अनुभव में ये देखा है कि कई बार जो टॉप रैंकर आते हैं वो मैदान में उतरकर संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, और कई बार एक सामान्य रैंक वाला अधिकारी अपने जिले में एक मिसाल कायम कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 8 गुण बताऊंगा जो रैंक से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं, और इन 8 गुणों को अपनी तैयारी के दौरान आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। ये गुण तय करते हैं कि आप सिर्फ एक ऑफिसर बनेंगे या एक ऐसा अधिकारी जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कोई डीएम या एसपी इनका ट्रांसफ़र जब हो रहा होता है तो वहाँ की जनता बड़ी भावुक विदाई उसको देती है। तो आपको कैसा अधिकारी बनना है, ऐसा जो आपको याद रखे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कहानी से, और वो कहानी है 2 अधिकारियों की। एक अधिकारी ए है, एक अधिकारी बी है। जो अधिकारी ए है ये टॉपर रहा। इसने जब यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इसने रैंक लेके आया तो अंडर 20 में था। इसका दिमाग बहुत शार्प, बहुत एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं इसकी। लेकिन जब इसकी पहली पोस्टिंग मिली एक दूर दराज क्षेत्र के ज़िले में, तो वहाँ उसे स्थानीय भाषा समझने में बहुत दिक्कत हुई। वो फाइलों में बहुत अच्छा था, मैदान में जाकर लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि स्थानीय भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर बनती थी। और धीरे धीरे उसकी छवि कैसी बन गई कि एक ऐसा ऑफिसर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बैठता है, चेयर पर बैठा रहता है। वहीं एक दूसरा ऑफिसर है जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है 320, 400, 500 के आसपास। लेकिन जिस दिन इसने पदभार संभाला, उसने सबसे पहले काम क्या किया कि ज़िले में जो भी 3 सबसे दूर दराज क्षेत्र के गांव थे उनका दौरा किया बिना किसी पूर्व सूचना के, और उसने वहाँ के लोगों से सीधे बात की, उनकी भाषा में बात की, उनकी समस्याओं को सुना बिना किसी फाइल के, सीधे उन्हीं के साथ ज़मीन पर बैठकर। तो अगले 3 वर्षों में उस जिले की कई पुरानी समस्याएं उसने हल करी। न जटिल योजनाओं से बल्कि सतत कम्युनिकेशन, संवाद और भरोसे से। आज जब लोग उस जिले में उस अधिकारी का नाम लेते हैं तो सभी के आवाज़ में एक सम्मान होता है। अब आप सोचिए, रैंक बेहतर तो थी अधिकारी ए की, लेकिन बेहतर साबित हुआ अधिकारी बी। तो आज के वीडियो का जो सेंट्रल थीम है, जो केंद्रीय संदेश है, वो ये है कि रैंक आपको दरवाज़ा खोलकर तो दे देती है कि आप चलिए सेवा क्षेत्र में आ जाइए, लेकिन उस दरवाजे के पीछे आप कैसे अधिकारी बनेंगे, इसको तय करने वाले कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर बिल्ट हैं, आपका चरित्र है, आपकी सोच है। ये तय करेंगे कि आप कैसा इंसान, कैसे अधिकारी बने। सबसे बड़ा मिथक है रैंक सब कुछ है। सर मुझको तो टॉप करना है, ऑल इंडिया रैंक 1, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में आना है। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक मानसिकता बहुत गहराई से बैठ जाती है कि जितनी अच्छी रैंक उतना अच्छा भविष्य। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। रैंक से सर्विसेज और कैडर तय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन ये सोच खतरनाक तब बन जाती है जब अभ्यर्थी ये मान लेता है कि रैंक ही उसका अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूं। मैं आपसे एक ईमानदारी पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि परीक्षा पास करना आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप लोग सुन रहे हैं, अभी आपकी यात्रा उस गेट तक पहुंचने की है, वो लवासना तक पहुंचने की है, और लवासना में एंटर करने के बाद आपकी एक नई यात्रा शुरू होगी। ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के बाद, फील्ड पोस्टिंग मिलने के बाद आपसे जो अपेक्षा की जाती है वो किसी रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू से कहीं अलग होती है। वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने कौन सा ऑप्शनल लिया, आपसे पूछा जाता है कि आज कितने लोगों की समस्या हल की। सीएम सीधे आपसे पूछेंगे आपने संकट के समय कैसा निर्णय लिया, आपकी टीम आप पर कितना भरोसा करती है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप एक बात जरूर समझें कि रैंक आपको मेरिट लिस्ट में जगह तो दे देती है, लेकिन आपके गुण आपको इतिहास में जगह देते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये गुण जन्मजात नहीं होते, इनको धीरे धीरे बिल्ड किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें आप आज से अपनी तैयारी के दौरान ही धीरे धीरे अपने आप में निर्मित कर सकते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि आईएएस होने का असली मतलब होता क्या है। इससे पहले कि हम गुणों की बात करें, देखते हैं कि अलग अलग आईएएस अधिकारी क्या है, क्या क्या काम करता है। तो आईएएस अधिकारी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, बल्कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर, क्राइसिस मैनेजर, पब्लिक सर्वेंट और ट्रस्ट बियरर, ये सारी भूमिका उसे निभानी होती है। जब वो सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने वाला काम करता है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर है। जब कहीं किसी क्षेत्र में डिजास्टर, बाढ़, साइक्लोन, महामारी या लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस वक्त उसने क्या निर्णय लिया, ये मायने रखता है। तो वो क्राइसिस मैनेजर की भूमिका होती है। जब वो आम जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी मात्र होता है तो वो पब्लिक सर्वेंट होता है। और जब वो सैकड़ों, कभी कभी हजारों कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला बनता है तो वो एक टीम लीडर बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो एक ट्रस्ट बियरर होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं बिना यह जाने कि उसकी क्या रैंक थी। उन्हें बस इतना पता है कि ये हमारे अधिकारी हैं और हमको इनसे न्याय की उम्मीद है। यही अपेक्षा है जो हर आईएएस अधिकारी को हर दिन पूरी करनी होती है। और ये अपेक्षा पूरी करने के लिए जो चाहिए वो किताबों में पूरी तरह नहीं मिलता, वो चरित्र से आता है। चलिए अब हम बात करते हैं उन 8 गुणों की जो रैंक से परे हैं। पहला गुण है इंटीग्रिटी ऑफ पर्पज, उद्देश्य की सच्चाई। इंटीग्रिटी ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ केवल भ्रष्टाचार न करना की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रिटी ऑफ पर्पज का अर्थ है कि आपका हर निर्णय, आपकी हर कार्यवाही एक स्पष्ट, ईमानदार उद्देश्य से प्रेरित हो। एक अधिकारी जो केवल इसलिए फाइल पर हस्ताक्षर करता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, और एक अधिकारी जो फाइल पर हस्ताक्षर करने से पहले पूछता है कि क्या यह निर्णय जनता के हित में है। दोनों ने सेम काम तो किया, साइन तो दोनों ने किए, लेकिन क्वेश्चन या उनका उद्देश्य अलग अलग है। तो इंटीग्रिटी केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है, यह इस बात में भी झलकती है कि क्या आप कठिन परिस्थिति में भी सही बात कहने का साहस रखते हैं। क्या आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं? क्या आप अपने अधीनस्थों, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उतने ही निष्पक्ष हैं जितना आप अपने सीनियर के साथ? याद रखिए, एक अधिकारी की इंटीग्रिटी उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार अगर वो खो जाए तो कोई ट्रेनिंग, कोई प्रमोशन उसे वापस नहीं ला सकता। दूसरा गुण आता है एम्पैथी एंड ग्राउंड कॉन्टैक्ट, सहानुभूति और जमीनी जुड़ाव। फाइलों में आंकड़े होते हैं, लेकिन जमीन पर हर आंकड़ों के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है। एक अधिकारी जो केवल आंकड़ों में सोचता है वो नीति तो बना सकता है, लेकिन प्रभाव उसका कितना होगा
ये बदल नहीं सकता। एम्पैथी का अर्थ होता है लोगों की समस्या को अपनी नज़र से देखने की क्षमता। ये सुनना कि किसान बाढ़ राहत के लिए कतार में क्यों निराश है, ये समझना कि एक विधवा पेंशन के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर क्यों काट रही है, ये एम्पैथी का नेचर है जो आप इसका अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा है ग्राउंड कनेक्ट। अपने ऑफिस से बाहर निकलकर नियमित रूप से लोगों से मिलना, फील्ड विजिट को औपचारिकता नहीं मानना बल्कि एक जिम्मेदारी मानना। जो अधिकारी जमीन से जुड़ा रहता है वो नीति बनाते समय व्यवहारिकता को कभी भी नहीं भूलता, और यही अंतर होता है एक फाइल ऑफिसर और पीपल्स ऑफिसर के मध्य। तीसरा गुण है डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता। एक अधिकारी का जीवन शांत नहीं होता। कभी बाढ़, कभी सांप्रदायिक तनाव, कभी महामारी, कभी कानून व्यवस्था की चुनौती। ऐसे क्षणों में समय बहुत कम होता है और सूचना अक्सर अधूरी होती है। एक कमजोर निर्णय निर्माता उलझन में पड़ जाता है। वो या तो निर्णय लेने में देरी करता है या घबराकर गलत निर्णय ले लेता है। एक मजबूत निर्णय निर्माता क्या करता है, वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर लॉजिकल रीजनिंग से तेजी से निर्णय लेता है, साथ ही स्थिति बदलने पर अपने निर्णय को एडजस्ट भी करता है। और यही गुण दोस्तों ठीक वही है जो सीसेट चेक करता है, जिसको क्वालिफाइंग बनाया गया है। सीमित समय में दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ कि सीसेट आपकी असली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग को परखता है, तो यही इसका कारण भी है। आपकी तैयारी के दौरान बनाई गई यह आदत ही आगे चलकर आपके प्रशासनिक जीवन की एक सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चौथा गुण आता है ह्यूमिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता और निरंतर सीखने की भावना। बहुत से अभ्यर्थी यह सोचकर तैयारी करते हैं कि एक बार सिलेक्शन हो गया फिर उसके बाद पढ़ना लिखना सब बंद कर देंगे, सीखना खत्म हो जाएगा। यह सोच बहुत खतरनाक है। सच क्या है कि जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कि इस एग्ज़ाम में सफल होंगे, तो फिर आपको लवासना जाना है ट्रेनिंग एकेडमी में। प्रवेश करते ही फिर से आपको कुछ सीखना है, फिर से कुछ किताबें पढ़नी है। टॉप रैंकर भी जब पहली बार ज़मीन पर काम करता है तो उसे एहसास होता है कि किताबी ज्ञान व्यवहारिक अनुभव में कितना अंतर है। ह्यूमिलिटी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते। अपने से वरिष्ठ जो अनुभवी क्लर्क है, स्थानीय नेता, यहाँ तक कि आम नागरिकों से भी कई बार सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। जो अधिकारी हर स्थिति में खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है, वो जल्द ही अपनी टीम से कट जाता है, निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो आ चुका है, अहम सर्वास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जो अधिकारी हर दिन कुछ नया सीखने की भावना रखता है, वो वर्षों तक बेहतर चला जाता है। पांचवा गुण आता है कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, संवाद करना और अनुनय क्षमता। प्रभावी संवाद क्षमता। एक अधिकारी को हर दिन कई अलग अलग लोगों से बात करनी होती है, कभी ग्रामीणों से, कभी व्यापारियों से, कभी नेताओं से, कभी मीडिया, कभी अपने सबऑर्डिनेट्स। हर बार भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। एक अच्छा अधिकारी ये जानता है कि गांव की पंचायत में बात करने का तरीका अलग होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का तरीका अलग होता है। कम्युनिकेशन केवल बोलने की कला नहीं है, ये सुनने की भी कला है। एक अधिकारी जो केवल आदेश देना जानता है लेकिन सुनना नहीं जानता, वो अपनी टीम और जनता दोनों का भरोसा खो देता है। परसुएशन का अर्थ है बिना अधिकार का दुरुपयोग किए लोगों को सही दिशा में सहमत करने की क्षमता। और यही गुण दोस्तों सीसेट में भी है। वहाँ पे भी आप देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब सेक्शन क्या परखते हैं, इसी गुण को आपके अंदर जांच रहे होते हैं। तो आप किसी बात को कितनी स्पष्टता से समझते हैं और समझाते हैं, यही वो गुण है। फिर अगला आता है विजन और सिस्टम थिंकिंग।
दूरदृष्टि और व्यवस्थागत सोच। एक साधारण अधिकारी समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश करता है और एक श्रेष्ठ अधिकारी ये पूछता है कि ये समस्या दोबारा क्यों ना हो, इसके लिए मुझे क्या व्यवस्था बनानी चाहिए। और यही है सिस्टम थिंकिंग। जैसे अगर किसी गांव में हर साल पानी की कमी होती है तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि टैंकर से पानी मंगा लिया जाए। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन एक दूरदर्शी अधिकारी ये सोचेगा कि जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिससे कि अगले साल ये समस्या ना आए। विजन का अर्थ है अल्पकालिक समाधान, दीर्घकालिक सुधार के बीच संतुलन बनाना। जो अधिकारी केवल आज की आग बुझाने में लगे रहते हैं, आज की समस्या को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, वो कभी स्थायी बदलाव नहीं ला पाते। लेकिन जो अधिकारी आज की समस्या हल करते हुए भी कल की योजना बनाते हैं, वही सच्चे मायने में एक सिस्टम बिल्डर बनते हैं। 7वां गुण आता है रेजिलियंस एंड इमोशनल रेगुलेशन, सहनशीलता और भावनात्मक संतुलन। एथिक्स में भी आप पढ़ते हैं। रेजिलियंस, ये 7वां गुण बहुत महत्वपूर्ण है। एक अधिकारी का जीवन आसान नहीं होता। बहुत बार उसको अपने आलोचना सुननी पड़ती है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कठिन पोस्टिंग है, असफल प्रयास होते हैं। ये सब उसके जीवन का भाग है। जो अधिकारी हर आलोचना से टूट जाता है, हर असफलता से निराश हो जाता है, वो लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता। रेजिलियंस का अर्थ है गिरने के बाद फिर से उठने की क्षमता। इमोशनल रेगुलेशन का अर्थ है संकट के समय भी शांत रहना, गुस्से या घबराहट में निर्णय नहीं लेना। ये गुण भी दोस्तों आपकी तैयारी के दौरान ही विकसित हुआ है। जब आप एक असफल मॉक टेस्ट के बाद भी अगले दिन फिर से बैठकर पढ़ाई करते हैं, यही तो वो आदत है जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और यही आगे चलकर आपके प्रशासनिक जीवन का आधार बनेगी। 8वां गुण आता है एथिकल करेज, नैतिक साहस। ये शायद सबसे कठिन गुण है, क्योंकि कई बार एक अधिकारी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां सही निर्णय और आसान निर्णय क्या है, क्या लिया जाए, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाती है। कई बार राजनीतिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत नुकसान का डर भी हो सकता है। तो एथिकल करेज का अर्थ है इन सभी दबावों के बावजूद वही निर्णय लेना जो सही हो, जो कानून और नैतिकता के अनुरूप हो। ये गुण एक दिन में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे छोटे छोटे क्षणों में बनता है। जब आप अपनी तैयारी के दौरान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने रास्ते का अनुकरण करते रहते हैं, आप शॉर्टकट लेने की बजाय सही तरीके से मेहनत करना चुनते हैं, यही तो वो आदत है जो आपको आगे चलकर आपके सबसे कठिन प्रशासनिक निर्णयों की नींव बनाते हैं। तो ये 8 गुण बहुत महत्वपूर्ण है और इनको कोई भी डेवलप कर सकता है, बस ज़रूरत है प्रयास की। अब हम यहाँ पर देखिए इंटीग्रिटी, एम्पैथी, इन सभी गुणों की हमने यहाँ पर बात कर ली है डिटेल में। अब एक दिन एक अधिकारी की ज़िंदगी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं एक आपको काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी दिन की झलक दिखाता हूँ, जो दिखाता है कि ये सभी 8 गुण आपको कैसे काम कराते हैं। सुबह 7 बजे जब अधिकारी एक गांव के दौरे पर निकलता है बिना किसी पूर्व सूचना के, ये क्या है, ग्राउंड कांटेक्ट। जब 9 बजे दौरे के दौरान उसे ये सूचना मिलती है कि पास की नदी में कहीं बाढ़ आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो तुरंत राहत दल भेजने का निर्णय लेता है बिना पूरी जानकारी का इंतजार किए। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। लगभग 11 बजे के आसपास कोई लोकल नेता उन पर दबाव डालते हैं कि भाई राहत सामग्री पहले उसके क्षेत्र में भेजी जाए। अधिकारी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर देता है। ये क्या है, इंटीग्रिटी और एथिकल करेज। लगभग 2-3 बजे के आसपास दोपहर में वो ऑफिस लौटता है और एक कठिन नीति को सरल भाषा में स्थानीय पत्रकारों को समझाता है। ये क्या है, कम्युनिकेशन। लगभग 5 बजे शाम को अपनी टीम की एक बैठक बुलाता है। उसका जो सबॉर्डिनेट है उसकी गलती पर चर्चा होती है। गुस्सा नहीं करता बल्कि उसमें रचनात्मक रूप से सुधार का रास्ता दिखाता है। ये क्या है,
इमोशनल रेगुलेशन एंड एम्पैथी। और लगभग शाम को 8 बजे पूरे दिन की थकान के बावजूद अगले महीने की एक लॉन्ग टर्म किसी योजना, जल संरक्षण योजना या किसी और प्रकार की योजना पर एक रिपोर्ट को वो पढ़ रहा होता है। और यह है विज़न और ह्यूमिलिटी, यानी कि निरंतर सीखने की भावना। तो दोस्तों, एक श्रेष्ठ अधिकारी का सामान्य दिन इस तरीके से गुजरता है। सोचिए, ये सारे गुण उसके पूरे लाइफ हर दिन में उसको यूज़ करने हैं, और ये गुण आज आप डेवलप कर सकते हैं। कोई एक गुण अकेला काम नहीं करता, ये सभी गुण मिलकर आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो तैयारी के दौरान इन गुणों को हम कैसे डेवलप करें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये गुण केवल सिलेक्शन के बाद बनते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये गुण आज से आपकी तैयारी के इसी दौर से बनने शुरू हो सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने हैं। क्या? पहला कदम है कि हर दिन अपने मॉक टेस्ट के परिणाम को ईमानदारी से स्वीकार करिए। इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी दोनों विकसित होंगे यहाँ से। दूसरा कदम, अपने आसपास के लोगों की समस्याएं सुनने की आदत डालिए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, कोई अनजान व्यक्ति हो। इसे एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी डेवलप होगा। तीसरा, समय सीमा में मॉक टेस्ट देकर दबाव में निर्णय लेने का अभ्यास कीजिए। इससे सीसेट की तैयारी भी होती है और डिसीजन मेकिंग भी मजबूत होता है। चौथा, अपनी असफलताओं के बाद अगले ही दिन फिर से मेहनत शुरू करने की आदत डालिए। ये रेजिलियंस की नींव है। याद रखिए, सिलेक्शन आपके चरित्र को नहीं बदलता। सिलेक्शन केवल उस चरित्र को एक बड़ा मंच देता है जो आप पहले से बना चुके होते हैं। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी को केवल मार्क्स तक सीमित मत रखिए, अपने चरित्र को भी उतनी ही गंभीरता से गढ़िए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सामान्य से अलग था। यहाँ कोई स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको, आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा, क्योंकि अंत में रैंक आपको मेरिट लिस्ट में जगह दे देगी, लेकिन आपका चरित्र आपको लोगों के दिलों में जगह देगा। तो आज से खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं किस तरह का अधिकारी बनना चाहता हूँ, और उस उत्तर की दिशा में आज से ही काम शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इन 8 गुणों में से आपको सबसे ज़्यादा किस पर काम करने की ज़रूरत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।